नेक्स्ट अपन टॉपिक ले रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अपना मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेट ऑफ मैटर। कौन सा है? स्टेट ऑफ मैटर। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो मैटर की स्टेट है वो अब ज़्यादातर 5 स्टेज होती है, लेकिन यहाँ पर अपन ने कितनी दर्शाई है? 3 दर्शाई है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अपन ने इसको एक टेबल के फॉर्म में लिया है ताकि हम इसका डिफ्रेंशिएट कर सकें, और इसकी डिफरेंस लिखने का एक मेन प्रॉपर्टी रखी है अपने। फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? वॉल्यूम। तो अपन ऐसे करते हैं, पहले इसको एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं, उसके बाद इसको अपन एक टेबल में देखेंगे। तो डायग्राम अपन को देखने को मिल रहा है कि जो सॉलिड है उस सॉलिड के पार्टिकल काफ़ी क्लोज होते हैं और ये आपस में काफ़ी कम स्पेस के साथ आपस में एडजस्ट रहते हैं। यानी ये कह सकते हैं इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो काफ़ी कम होता है। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल इज़ वेरी हाई। तो यहाँ पर हम बात करें कि जो अगर हम इसको क्या करें? हीट दें। क्या करें? हीट दें। तो इसके पार्टिकल में क्या होता है? पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी के कारण उसमें स्पेस क्रिएट होता है, और ये स्पेस क्या करता है? पार्टिकल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम कर देता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण उनके बीच में स्पेस ज़्यादा हो जाता है और वो अपनी स्टेट चेंज कर देते हैं, यानी सॉलिड से किस में आ जाते हैं? लिक्विड में आ जाते हैं। हीट रिड्यूस, ठीक है, हीट क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। रिड्यूस क्या करते हैं? प्रेशर करते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? तो ये पार्टिकल और ज़्यादा स्पेस कवर कर जाएंगे और वो कौन सी स्टेट में चले जाएंगे? गैसेस में। और अगर हम इसको कूल या क्या करें? कंप्रेस करें, या तो हम इसको कूल करें या करें इसको कंप्रेस करें, तो हम देखते हैं इसके पार्टिकल वापस पास में आ जाएंगे, और इसको ज़्यादा कूल करें तो वापस किस में आ जाएगा? वो सॉलिड में हो जाएगा। यानी ये तीनों जो स्टेज है ये आपस में इंटरचेंज भी हो सकती है। टेम्परेचर इंक्रीज करें या हम उसको कंप्रेस करें, तो 2 अलग अलग प्रकार से कि टेम्परेचर का और प्रेशर का, इन दोनों का मेन इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर? स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर पड़ता है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अपनी जो टेबल बनाई है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? वॉल्यूम। ठीक है, सॉलिड में पढ़ते हैं डेफिनेट वॉल्यूम एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर वेरी स्ट्रॉन्ग। यानी कि इनका जो वॉल्यूम है वो कैसा होता है? एकदम डेफिनेट होता है, क्योंकि इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। लिक्विड नो वॉल्यूम, यानी नो फिक्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? यहाँ फिक्स वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम तो होगा। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग तो होता है, हालांकि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना सॉलिड का है, इसके कंपेयर में थोड़ा सा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, नो डेफिनेट वॉल्यूम एज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर वीक। यानी सबसे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस में होता है? गैस में होता है। इसके कारण इन दोनों का डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है किसका? सॉलिड का। अब चलते हैं डिफ्यूजन। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर डिफ्यूजन का मेन मतलब क्या है? डिफ्यूजन का मतलब होता है कि अगर कोई पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट कर सकता है तो हम उसको क्या कहेंगे? डिफ्यूज। ठीक है, तो कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करें तो हम जानते हैं कि सॉलिड किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? वो कन्वर्ट हो सकते हैं, डिफ्यूज हो सकते हैं किसमें? लिक्विड के अंदर। और अब एक पार्टिकल, दो लिक्विड को अगर हम रखें आपस में तो हम जानते हैं दोनों लिक्विड आपस में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? डिफ्यूजन हायर देन सॉलिड। डिफ्यूजन कैसा होता है? हायर होता है। हाईली डिफ्यूजेबल एज पार्टिकल मूव रैंडमली एट हाई स्पीड। रैंडमली मतलब क्या होता है? जो जिगजैग मूवमेंट होता है, यानी पार्टिकल का जो जिगजैग मूवमेंट होगा, ठीक है, उसको कहेंगे रैंडमली मूवमेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है, और ऐसी कंडीशन में क्या होता है? पार्टिकल फ्री होता है, और उस पार्टिकल फ्री होने के कारण वो रैंडमली मूवमेंट करता है एट हाई स्पीड, यानी उसका डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है। ओके, कंप्रेसिबिलिटी थर्ड है, नेग्लिजिबल। ठीक है, इसकी भी लोअर। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? लेस देन सॉलिड। सॉलिड से क्या होगी? कम होगी। और इसकी क्या होती है? हाई। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसकी होगी? गैस की।
उससे कम किसकी होगी, लिक्विड की, और सबसे कम यानी न के बराबर किसकी होगी, सॉलिड की, यानी हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की देखें तो हम जानते हैं एक गैस जो होती है जिसका नाम हम जानते हैं सीएनजी और एलपीजी, सीएनजी और एलपीजी हम जानते हैं इसका पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इसको लिक्विफाइड किसने किया, हम जब इसको कंप्रेस करते हैं तो उसको किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो एलपीजी का फुल फॉर्म यहाँ पे बताता है कि हमने उसको क्या कर रखा है, लिक्विफाइड कर रखा है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। इसको भी हमने क्या किया, कॉम्प्रेस, यानी कॉम्प्रेस करने पर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हो जाती है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। आगे देते हैं रिगिडिटी और फ्लूडिटी। वेरी रिगिड यानी बहुत कठोर होते हैं, एंड कैन नॉट फ्लो, वो फ्लो नहीं हो सकते, ठीक है। लेस रिगिड यानी कम कठोर होते हैं, एंड फ्लो इजीली, आसानी से क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। नो रिगिडिटी, कठोर होते ही नहीं है। कैन फ्लो मोस्ट इजीली, आसानी से फ्लो हो जाते हैं। डेंसिटी, अब डेंसिटी जो है वो मेन नाम आता कैसे है, देखो ये ध्यान रखना, m इज इक्वल टू वी इंटू डी होता है, ठीक है। मतलब क्या होगा इसका, m का मतलब होता है मास, v का मतलब होता है वॉल्यूम, और d का मतलब होता है डेंसिटी। तो एक्चुअल में डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू m अपॉन v, यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का मास और उसके वॉल्यूम का क्या कर दें, रेशियो निकाल दें, क्या निकाल दें, रेशियो निकाल दें, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि एक लिमिट वॉल्यूम के अंदर उसका कितना मास है। तो ध्यान रखना, लिमिट वॉल्यूम के अंदर मास ज़्यादा किसका होता है, सॉलिड का, हाई। इसके कंपेयर में, सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड का कैसा होता है, मॉडरेट, और सबसे कम किसका होता है, गैस का होता है। क्या होता है, डेंसिटी। ओके, शेप, इसका शेप क्या होता है, फिक्स होता है, डेफिनेट शेप होता है, ठीक है। नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, हम जानते हैं जिस किसी भी कंटेनर में हम लिक्विड को डालते हैं उस कंटेनर के अकॉर्डिंग ही लिक्विड का शेप कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि लिक्विड का जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होता। डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, यानी गैस का भी क्या होता है, डेफिनेट शेप नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी गिवन टेम्परेचर पर किसी एक पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस प्रकार चेंज होती है। सॉलिड की कैसी होती है, वो होती है लीएस्ट, यानी सबसे कम होती है। लिक्विड की क्या होती है, हायर देन सॉलिड, और गैस की जो काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, वो मैक्सिमम होती है। अब आ जाते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस, यानी दो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है वो देख लेते हैं। सबसे कम किस में होता है, सॉलिड में, उसके बाद कम किस में होता है, लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किस में होता है, वो होता है गैस के अंदर। अब आ जाते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करता है, किस में, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, वेरी स्ट्रॉन्ग, लिक्विड में थोड़ा कम, और सबसे कम किस में, गैस में। अब आ जाते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स का जो अट्रैक्शन है वो मेन किसके कारण और कैसे शेप क्रिएट कर देता है। तो लिखा है स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी ये जो फोर्स है, मॉलिक्यूलर फोर्स है, वो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को होल्ड करने के लिए आसानी से कवर कर देता है। इसीलिए इसका जो है वो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या दे देता है, एक फिक्स पोजीशन दे देता है। आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द एग्रीगेशन विद इन द बल्क बट नॉट इन फिक्स पोजीशन, यानी वो बल्क में एक साथ रहकर तो एक फोर्स क्रिएट कर सकते हैं और वो अट्रैक्शन रखते भी हैं, लेकिन एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी मॉलिक्यूलर फोर्स है वो काफ़ी कम होता है। इसके कारण उनकी फिक्स पोजीशन नहीं होती है। इसलिए तुम जानते हैं कि लिक्विड जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रीमली लो सो दैट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर फ्री टू मूव अ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। तो हम जानते हैं उनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने के कारण वो क्या होते हैं, फ्री टू मूव, यानी वो मूव करने के लिए क्या होते हैं, फ्री होते हैं। तो ये अपन ने देख लिया कि स्टेट ऑफ मैटर का डिफ्रेंशिएट किन किन प्रॉपर्टी के बेस पर होता है। तो जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स इन्हीं टॉपिक के तौर पर लगातार लिखते रहें, ऐसे ही लिखते रहें ताकि उनको याद आसानी से हो जाएगा। अब देखते हैं कि अपन ने जैसे अपने डायग्राम देखा था कि हीट दे रहे हैं, ठीक है, हीट को और ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम देख लेते हैं अगर किसी स्टेट पर कोई टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अपन इसको लिया है
नेक्स्ट टॉपिक जो अपना आ रहा है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये अपन ने लिया है। देख लेते हैं। सबसे पहले अपने कंडीशन लिखिए कि अगर हम अगर हम ये एक एक्सपेरिमेंट देखना चाहें कि अगर एक बीकर में हल्की सी आइस ले लें, पहले आइस के 4-5 पीस ले लें, उसके नीचे हम एक बर्नर जला देते हैं, बर्नर को हम एक स्टैंड पर एडजस्ट करते हैं, बीकर को इसके स्टैंड पर एडजस्ट करते हैं, उसके नीचे बर्नर लगा देते हैं। अब हम देखते हैं कि उसके ऊपर अगर हम एक थर्मामीटर एडजस्ट करें तो उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। हम ये देखते हैं कि जब तक आइस के जो पीस हैं वो जब तक मेल्ट हो रहे होते हैं तब तक टेम्परेचर जो थर्मामीटर का है वो इंक्रीज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ठीक है, पहले ये देख लेते हैं। जब भी हम ये जो चेंज कर रहे हैं यानी जो आइस के पीस हैं जो वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, इनमें क्या हुआ, तो यहाँ देखना, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज। यानी आइस क्या है, आइस सॉलिड है, ठीक है, हमने उसको क्या दिया, टेम्परेचर दिया, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, यानी वो अपनी जगह छोड़ना चालू कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वाइब्रेट हो रहे हैं विद अ ग्रेटर स्पीड। द energy supplied by the heat overcomes the force of attraction between the particles। यानी जो एनर्जी पार्टिकल को सप्लाई की जा रही है वो पार्टिकल की एनर्जी को, पार्टिकल में जो एनर्जी है ना वो क्या करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर रही है। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजीशन, यानी अपनी फिक्स पोजीशन को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली, वो फ्रीली मूवमेंट कर देना चालू कर देते हैं। तो हमने देखा कि आइस के जो पीस बीकर के अंदर थे उनको जब हमने टेम्परेचर दिया तब वो लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू हो गए, क्योंकि उनकी जो फिक्स पोजीशन थी वो टेम्परेचर यानी काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने के कारण वो चेंज होनी चालू हो गई। हमने यहाँ देखा कि आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो चुका है। तो एक फिक्स टेम्परेचर आता है जब पूरी आइस जो है ना वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसी कंडीशन का जो टेम्परेचर है, ठीक है, उस टेम्परेचर को अपन क्या कहेंगे, उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। तो अपने अगली हेडिंग के तौर पर अपन क्या लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी वह टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड मेल्ट होता है, किसमें, लिक्विड में, किस प्रेशर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो यहाँ ध्यान रखना, एक वर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों आया, हम जानते हैं कि हम इस सब्सटेंस को मेल्ट कर रहे हैं, कहाँ पर, अपनी अर्थ पर। तो अर्थ पर एक प्रेशर और क्रिएट होता है जहाँ पर वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जाना जाता है। हम जानते हैं कि हाई और लो जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक जैसा नहीं होता, तो हमें इसके साथ में लिखना पड़ेगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक इफेक्ट टेम्परेचर के ऊपर भी पड़ता है, ये ध्यान रखना, इसलिए अपन को एक वर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ मेन बात जो ध्यान रखनी है वो है टेम्परेचर। सॉलिड कन्वर्ट हुआ किसमें, लिक्विड में, किस पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, और कहलाएगा क्या, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। अब आता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट कभी भी वाटर का नहीं हो सकता, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा। आइस का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। कितना होता है, 273.16 केल्विन, यानी 273.16 केल्विन। केल्विन इसके यानी टेम्परेचर को मेजर करने की एक स्केल या एक यूनिट होती है। इट इज इक्वल टू द 0 डिग्री सेल्सियस। ये स्केल तो 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन ये स्टार्ट किससे हो रही है, 273.16 केल्विन से स्टार्ट हो रही है। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों क्या है, ये दोनों वैल्यू इक्वल है। अब आता है द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट चेंज द सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक है, स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। यानी अगर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम एक नया नाम देते हैं, क्या, फ्यूजन। क्या नाम देते हैं, फ्यूजन। तो हम यहाँ अभी देख लेते हैं कि हमने जो बीकर लिया था जिसमें आइस के पीस थे, ठीक है, उसमें टेम्परेचर रखा था। हमने एक बात नोटिस की कि जब तक पूरी आइस लिक्विड में यानी वाटर में कन्वर्ट नहीं होती तब तक जो थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं होता है। इसका मतलब हमने जो 5 से 7 मिनट तक जो आइस के पीस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने का जो समय देखा, उस समय तक वो हीट गई कहाँ। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये जो हीट है वो छुप कहाँ गई, ठीक है, यानी वो चली कहाँ गई। तो इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ या गुप्त, ठीक है।
अब हिडन के तौर पर जो एनर्जी गई उसको अपन नाम क्या दिया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब क्या इसका, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, यानी लेटेंट हीट क्या है, हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। तो क्योंकि हमने देखा कि आइस के जो पीस थे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, यानी वाटर में कन्वर्ट हो गई, तो वाटर में कन्वर्सेशन के लिए जो एनर्जी खर्च हुई ना वो छुप गई, वो उस टेम्परेचर यानी उस थर्मामीटर के अंदर शो नहीं हुई। ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट मेल्टिंग पॉइंट, यानी उसके मेल्टिंग पॉइंट पर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो हमें ये ध्यान रखना है कि स्टेट कन्वर्सेशन के अंदर भी एनर्जी रिक्वायर होती है, वो एनर्जी टेम्परेचर के फॉर्म में यूज हो गई, जो हीट एनर्जी यूज हो गई उसको अपने नाम क्या दिया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसका नाम, इसकी डेफिनेशन अच्छी तरीके से याद रखना, मैं वापस बता रहा हूँ, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट its melting point is known as latent heat of fusion। ओके, अब आता है कि अगर हम किसी लिक्विड जैसे पानी को अगर हम क्या करें और ज़्यादा टेम्परेचर दे देते हैं तो क्या होगा, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहां पर वो बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको अपन क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, क्या हो जाना चालू हो जाता है, बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, यानी एक टेम्परेचर फिक्स होगा उसका, ठीक है, जो उसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, जिसमें वो क्या होना चालू हो जाएगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ 0 डिग्री से कितना इंक्रीज हुआ, 100 डिग्री। तो अगर हम ये क्या करें, इसमें यानी 273 में अगर हम 100 ऐड कर दें तो कितना आएगा, 373 केल्विन आएगा, जो अपन ने यहाँ पर लिखा है। तो ये तो हो गया बॉइलिंग पॉइंट। अब आ जाते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी वाटर को बॉईल करना चालू करते हैं तो हम देखते हैं कि वो जब तक पूरा बॉईल नहीं होता तब तक उसका जो टेम्परेचर वो 100 डिग्री तक ही रहता है, 100 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाता। तो ऐसी कंडीशन में उसको हमने काफ़ी देर तक गर्म किया, लेकिन वो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ क्यों नहीं, यहाँ पर भी लेटेंट हुआ, यहाँ पर भी छुपा, क्यों छुपा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी स्टेट कन्वर्ट हो रही है, किससे किस में, यहाँ से लिक्विड से कन्वर्ट हो रही है, गैस में कन्वर्ट हो रही है। इसको अपने नाम क्या दिया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन सेम इसकी अकॉर्डिंग है, लेकिन क्या क्या हो रखा है, चेंज क्या है, देखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी बिल्कुल सेम, दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पर क्या था, सॉलिड, यहाँ क्या हो गया, लिक्विड, कितना, 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस, तो यहाँ इनटू क्या था, लिक्विड, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन इट्स, वहाँ क्या था, मेल्टिंग पॉइंट, तो यहाँ क्या आ गया, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये ध्यान रखना, वो तो था सॉलिड से लेकर लिक्विड में, ये किस में, लिक्विड से गैस में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से में, वहाँ किस में था, मेल्टिंग पॉइंट, तो यहाँ किस में, बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये कंप्लीट हो गया इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट अपन देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, वो अपना नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। थैंक यू।